हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, अब हम उस जगह आ गए हैं जहां अकाउंट में कैलकुलेशंस करनी होंगी NPOs के चैप्टर में। क्योंकि बच्चों, आपने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तीनों अकाउंट के बारे में अच्छी तरह से आपने समझ लिया। आपने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को जान लिया, आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझ लिया और आपने बैलेंस शीट को भी समझ लिया। अब बच्चों, उसमें कुछ केसेस होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उन्हें हमें सीखना है। बच्चों, अगर ये एडजस्टमेंट अच्छी तरह से समझ लिए तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बड़े आसानी से बन जाएगी। तो चलिए, आज हम के टॉपिक में वो टॉपिक उठाते हैं जो मैंने स्टार्टिंग बता दिया था कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर। ये मैंने आपसे पहले लिखा दिया था कि हम आगे जाके इसके बारे में जानेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, एनी इनकम मान लीजिए, किसी भी इनकम को। जैसे एग्जाम्पल में मैंने ले लिया सब्सक्रिप्शन। आपको याद होगा, आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, फॉर द ईयर एंडेड लिखा था। इधर डेबिट साइड में आपने सारे एक्सपेंडिचर शो करेंगे और क्रेडिट साइड में सारी अपनी इनकम लिखी। आपने देखा था कि इनकम वहां पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीव में शो की जा रही थी। तो बच्चों, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की में वो इनकम है, सोर्सेस है NPOs का, तो यहां पर लिखा जाएगा इनकम साइड में। ये यहां पर जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन लिखी गई है, जो इनकम लिखी गई है, मैंने क्या कहा था, ध्यान होगा आपको कि ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल रेवेन्यू इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, यानी करंट ईयर से रिलेटेड ही हमारी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर आएंगे, रेवेन्यू नेचर की इनकम आएंगी। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन कौन सा लिखा जाना चाहिए बच्चों? यहां पर सब्सक्रिप्शन जो लिखा जाएगा वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। ये ध्यान रखना बच्चों, कौन सा होना चाहिए यहां पर? ये करंट ईयर से रिलेटेड। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो लिखा जाएगा वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। अब करंट ईयर का अगर गिवन है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से लिख लेंगे। अगर नहीं गिवन है तो इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसको मैं आगे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की आपको कोशिश करने जा रहा हूं। बच्चों, ये मैंने इसका एक चार्ट तैयार करके रखा है। ये इसका चार्ट है। लेट्स एग्जाम्पल वाइज एक चार्ट के द्वारा समझ लीजिए। कोई भी एनी इनकम ले लीजिए, हम कोई सी भी इनकम कैलकुलेट करें बेटा, सब्सक्रिप्शंस हो, चाहे वो आपका डोनेशंस हैं आपके यहाँ, आपके लाइफ मेंबरशिप, यानी कोई भी इनकम आप कैलकुलेट करेंगे वो इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है। चार्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई सी भी इनकम करंट ईयर की कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चार्ट समझ लीजिए। अमाउंट गिवन इन रिसीव्ड साइड डेबिट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, कहां दिया होता है? कोई भी अमाउंट इनकम का होगा वो इनकम वो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में साइड में दिया होगा। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां लिखा जाएगा? वो क्रेडिट में। तो मैंने यहां पर चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की है। फिर यहां पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, वो आपका प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, वो माइनस होगा आपका। एडवांस अगर कोई है इनकम तो एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर माइनस की जाती है, और एडवांस एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर इनकम कोई है वो प्लस की जाती है। हमें इस तरह से 4 प्रकार की इनकम मिल सकती है। हमें बिगिनिंग की इनकम हो सकती है, करंट ईयर की हो सकती है, एंड ऑफ द करंट ईयर की हो सकती है, एंड ऑफ द लास्ट ईयर हो सकती है। ऐसी एडवांस अमाउंट एंड ऑफ द करंट ईयर हो सकता है, एंड ऑफ द लास्ट ईयर हो सकता है। इन सबको हम इस चार्ट के द्वारा अगर आप यहाँ लिख देंगे और आपके पास करंट ईयर का अमाउंट ऑफ करंट ईयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने के लिए आप पे फाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? ये चार्ट के माध्यम से आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जितनी भी आउटस्टैंडिंग आपकी एंड ऑफ द करंट ईयर है वो प्लस की जाती है,
आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द लास्ट ईयर होगा वो आपका माइनस होगा, एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है वो माइनस होता है, एडवांस एंड ऑफ द लास्ट ईयर वो प्लस होगा। और आप इनको कैलकुलेशन करके यहाँ पर फाइनल अमाउंट हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए आ जाएगा जो कि करंट ईयर का होगा। बच्चों और समझ लीजिए, यहाँ पर हमारी जो इनकम होंगी, जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, उन्हें एसिड कहा जाता है। एनपीओस में उन्हें एसिड क्यों कि एनपीओस को वो पैसा लेना है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको वो लेना है। तो बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या होगा, जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग कोई भी इनकम है, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन ही हमारा इनकम है और वो आउटस्टैंडिंग है हमारा करंट ईयर का, तो करंट ईयर के एसिड्स कहलाएगा, और लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर का एसिड्स कहलाएगा। एडवांस में आ गया है कोई सब्सक्रिप्शन हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, यदि एडवांस में आ गया है तो वो हमारी लायबिलिटीज हो गई, क्योंकि पैसा हमारे पास है। तो चाहे वो एडवांस एंड ऑफ द करंट ईयर का होगा तो लायबिलिटीज कहलाएगा, तो करंट ईयर की लायबिलिटीज में शो किया जाएगा, और एडवांस हमारे पास एंड ऑफ द लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर की लायबिलिटीज कहलाएगी। बच्चों ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जितनी भी होती है हमारी एनपीओज में, वो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब वो एसिड्स हैं, उन्हें वो पैसा आना है, वो सब्सक्रिप्शन चंदे का पैसा आना है, उनके सदस्य माध्यम से सदस्यों से पैसा लेना है। और किसी सदस्य ने अगर एडवांस में दे दिया है, चाहे एडवांस ऑफ एंड ऑफ द करंट ईयर के या लास्ट ईयर के में दे दिया है, तो वो लायबिलिटीज है आपके लिए। तो ये लायबिलिटीज है। इससे ये फायदा होगा जब आपको आगे जाके आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होगी और एक हम फाइनल बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करंट ईयर का एसिड करंट ईयर में शो कर दी जाएगी, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर की एसिड लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो कर दी जाएगी, करंट ईयर की लायबिलिटीज करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो कर दी जाएगी, और लास्ट ईयर की लायबिलिटीज लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपके शो कर दी जाएगी। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है बैलेंस शीट पे कौन से इफेक्ट पड़ेंगे आपके। आशा करता हूं कि यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा और ये चार्ट समझ में आ गया। बच्चों इस चार्ट को मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ये आगे बताऊंगा आपको कि लास्ट ईयर, करंट ईयर, एडवांस का करंट ईयर, लास्ट ईयर के क्या इफेक्ट होते हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। आशा करता हूं इतना वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।